हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर ह्यूमन ज्योग्राफी के टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिविटी और चेंज, क्रियाशीलता या परिवर्तनशीलता की संकल्पना पर। जैसा कि हम सब जानते हैं, मनुष्य के चारों ओर विद्यमान भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के सभी तथ्य परिवर्तनशील है और प्रत्येक तत्व या कारक में प्रतिक्षण कुछ न कुछ अंतर या परिवर्तन होता रहता है। इसलिए कहते भी हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और यही परिवर्तनशीलता और क्रियाशीलता की संकल्पना है। स्वयं पृथ्वी एवं पृथ्वी पर विद्यमान सभी तत्व जड़, चेतन, प्राकृतिक, सांस्कृतिक आदि समय के साथ बदलते रहते हैं और हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं वे सब भी समय के साथ परिवर्तनशील रहती है। यही क्रियाशीलता या परिवर्तनशीलता की संकल्पना है। जीन ब्रुंश, जो कि फ्रांसीसी संभववादी भूगोलवेत्ता थे, उनके अनुसार हमारे चारों ओर जितनी वस्तुएं हैं वे सब परिवर्तनशील हैं और प्रत्येक वस्तुएं या तो विकसित हो रही हैं या उनका ह्रास हो रहा है। कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। चूँकि भूगोल के भौतिक और मानवीय तथ्य निरंतर परिवर्तनशील हैं, अतः इस दृष्टि से इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। ऐसा जीन ब्रुंश कहते हैं कि भूगोल में इस परिवर्तनशीलता या क्रियाशीलता को महत्वपूर्ण स्थान है और इसके अध्ययन के बगैर भूगोल का अध्ययन संभव नहीं है। इन्होंने जो कहा उससे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक वस्तु या तो घटती है या बढ़ती है, कुछ गति रहित और स्थायी नहीं है। जब ये स्थायी भी नहीं है और गति रहित भी नहीं है तो इनके मध्य निरंतर परिवर्तन दृष्टिगोचर होता ही है। यही परिवर्तनशीलता है और इसके बगैर भूगोल में किसी भी तथ्य का अध्ययन अवश्यंभावी है। अब ये जो परिवर्तन है या क्रियाशीलता है वह कैसी है? परिवर्तन हमेशा दो प्रकार का होता है। वो होता है अल्पकालिक या दीर्घकालिक, जो कि कालक्रम के अनुसार होता है। अल्पकालिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन है जैसे दैनिक, मौसमी, वार्षिक परिवर्तन, जो कि कुछ समय के लिए होते हैं या कुछ समय में होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो ऋतु परिवर्तन, दैनिक या मौसमिक श्रमिकों का प्रवास हो गया, पशुओं का प्रवास हो गया, फसलों का उत्पादन हो गया, खनिज उत्पादन हो गया, आयात निर्यात हो गया आदि। ये सब शॉर्ट टर्म चेंजेस होते हैं। परंतु जब ये परिवर्तन लंबे समय के लिए हो और जिसकी समयावधि लंबी हो तो उसे हम लॉन्ग टर्म चेंज कहते हैं, दीर्घकालीन परिवर्तन कहते हैं। दीर्घकालिक परिवर्तन या फिर तो दशाब्दियों के लिए होगा या शताब्दियों के लिए होगा या सहस्त्राब्दियों में होगा। जैसे जलवायु दशाओं में परिवर्तन एक बहुत लंबा समय लेता है और उसका परिणाम भी बहुत लंबे समय के बाद आता है। औद्योगिक क्रांति है, नई दुनिया में जनसंख्या प्रवास हजारों वर्षों की प्रक्रिया के बाद हो रहा है। इस प्रकार भौमिक परिवर्तन भी लाखों या करोड़ों वर्षों में होते हैं। पर्वतों का निर्माण भी करोड़ों वर्षों के परिवर्तन का प्रतिफल होता है। यही नहीं, सागर तट के जो मैदान हैं, जो संकीर्ण पेटियां हैं, वह भी एक लंबी प्रक्रिया के बाद होते हैं। परंतु जो मानवीय गतिविधियां हैं उसमें मानवीय सभ्यता और संस्कृति में परिवर्तन दीर्घकालीन होता है। परंतु मानव की जो भी क्रियाएं हैं, चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, वह अल्पकालीन होती है, अल्पकालीन परिवर्तन के रूप में होती हैं। और अगर हम दोनों को कंपेयर करना चाहें कि भौतिक परिवर्तन या भौमिकीय परिवर्तन और मानवीय परिवर्तन, दोनों में अंतर अगर हम देखें
तो भौमिक परिवर्तन की तुलना में मानवीय परिवर्तन अल्प अवधि में होते हैं। इस अध्ययन में हम केवल प्राकृतिक प्रदेशों, उनके संसाधनों का ही विश्लेषण नहीं करते, बल्कि वहाँ के मानव वर्ग, उसकी संस्कृति का भी विश्लेषण करते हैं। इस प्रकार यह परिवर्तन सभी में विद्यमान है। विकास और क्रांति, प्रगति और गतिरोध आदि परिवर्तन की विविधताएं भी है। तो कालक्रम के अनुसार परिवर्तन दो प्रकार का, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अब हम बात करें कि धरातल पर परिवर्तन करने वाली शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो भूगोल में परिवर्तन के सिद्धांत को सुचारू रूप से कार्यरत करने के लिए हमें पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन करने वाली शक्तियों के बारे में अध्ययन करना ज़रूरी होता है। और ये जो परिवर्तन करने वाली शक्तियाँ हैं वह मुख्यतः 3 होती हैं। पहली भौतिक शक्ति, दूसरी जैविक शक्ति और तीसरी मानवीय शक्ति। तो पहली भौतिक शक्ति। भौतिक शक्ति के अंतर्गत हम पृथ्वी के ग्रहीय संबंध, उसकी आंतरिक शक्तियाँ और गुरुत्वाकर्षण शक्तियों को महत्व देते हैं। हमें पता है कि स्थलीय रूप में दिखने में तो वो स्थिर होते हैं, परंतु पृथ्वी तल पर वह स्थिर नहीं है, वह निरंतर गतिशील है, जिससे आंतरिक शक्तियाँ विषम बनाती हैं और बाह्य शक्तियाँ ऐसे समतल बनाने में सक्रिय रहती है। इन शक्तियों में कुछ धीमी गति से सक्रिय रहती हैं, जैसे पर्वत निर्माण की शक्तियाँ हो गई, जबकि कुछ शक्तियाँ आकस्मिक होती हैं जो एकदम से आती है और बहुत सा लंबा और अलग चेंज एक साथ कर देती है, जैसे भूकंप और ज्वालामुखी, जो कम समय में ही भूतल पर परिवर्तन दृष्टिगत कर देते हैं। पृथ्वी तल पर परिवर्तन लाने वाली ये आंतरिक शक्तियाँ और बाह्य शक्तियाँ जो है वो प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर नहीं होती, वरन इनके प्रभाव ही इस पर परिलक्षित होते हैं। प्रमुख भौतिक शक्तियाँ जो है वो 3 हैं: पृथ्वी की ग्रहीय संबंध, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ और गुरुत्वाकर्षण शक्तियाँ। अब पृथ्वी की ग्रहीय संबंध अर्थात पृथ्वी का सौर परिवार के अन्य 8 ग्रहों के तरह ही पृथ्वी भी जो एक ग्रह है वह भी अपने अक्ष पर घूम रही है, परिक्रमा कर रही है, दिन रात ऋतु परिवर्तन आदि क्रियाएं होती हैं। और इस ग्रहीय संबंध के कारण पृथ्वी पर जो पवन पेटी, ताप पेटी, वायुदाब की पेटी का आविर्भाव होता है वह हमें इसके अंतर्गत अध्ययन करना आवश्यक होता है। दूसरा, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ जो कि महादेशजनक बल के द्वारा और अनाच्छादन प्रक्रिया के द्वारा होती है, जो कि दीर्घकालीन, अल्पकालीन होती हैं। इन सब के द्वारा भूतल पर विभिन्न प्रकार के भूस्वरूपों और विभिन्न प्रकार के परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं, जो कि एकदम अकस्मात और अचानक भी हो सकते हैं और दीर्घकालिक समय लेकर भी हो सकते हैं। और तीसरा है गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, जो कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो कि पृथ्वी के केंद्र में विद्यमान है और जो प्रत्येक पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसके कारण भिन्न भिन्न भार व घनत्व वाले पिंडों का संतुलन बना रहता है और इसी के द्वारा पृथ्वी पर एक समन्वित क्रम स्थापित होता है। इसी के द्वारा जल ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित होता है और वायुमंडल की निचली परत में सबसे अधिक वायु एकत्रित होती है। यह क्रिया सदैव संपन्न रहती है। इसलिए जिन ब्रुन्स ने भी कहा था कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति को बुद्धिमान शक्ति कहा जाता है। इसके बाद है दूसरी शक्ति जो धरातल पर परिवर्तन करती है, वो है जैविक शक्ति। जैविक शक्ति अन्य कारकों के समान ही पेड़ पौधे एवं जीव जंतु भी पृथ्वी के धरातलीय भाग पर कई प्रकार की क्रियाओं का संचालन करते हैं। पेड़ पौधे अपक्षय और अपर्दन की क्रिया को शिथिल कर मिट्टी का निर्माण करते हैं। इनकी जड़ों के द्वारा मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। इनके कारण मिट्टी असंगठित होकर अपक्षयित होने लगती है। पेड़ पौधों की
पत्तियों के सड़ने गलने से ह्यूमस का निर्माण होता है और उपजाऊ हो जाती है वह। तो इस प्रकार धरातल पर पाए जाने वाले जीव जंतु अपने आवास हेतु इन मिट्टी में गुफाएं बनाते हैं, जिसके कारण मिट्टी असंगठित होकर अपर्दित होती है। अतः क्षण प्रतिक्षण पेड़ पौधे और जीव जंतु पृथ्वी के धरातलीय भाग में परिवर्तन करते रहते हैं, जिसे हमने जैविक शक्ति का नाम दिया। फिर है तीसरी मानव शक्ति। मानव अपनी सक्रियता से भूतल पर प्रतिक्षण परिवर्तन करता रहता है। कहीं वह वनों को काटता है और खेती करता है, कहीं वह नहरें कई सुरंगें बनाता है, और कई वह देश विदेश से पौधों को लाकर उस अपने वातावरण में लगाता है। इस प्रकार मानव निर्मित जगत में भी प्राकृतिक जगत की तरह परिवर्तन होता रहता है, जिसमें मानव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो हमेशा अपनी विभिन्न क्रियाओं द्वारा प्राकृतिक वातावरण को परिवर्तित कर सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है और उसे अपने अनुकूल परिवर्तित करने की चेष्टा रखता है। मनुष्य ने अपनी क्रियाशीलता के आधार पर ही वनों को काटकर फसल उपजाना, उबड़ खाबड़ धरातल को समतल बनाना, सड़कों का निर्माण, नदियों के जल के उपयोग के लिए बांध, नहर बनाना, बड़े बड़े नगरों और महानगरों का निर्माण करना आदि कार्य करता रहा है। अतः मनुष्य एक सक्रिय परिवर्तनशील भौगोलिक कारक है, जो समय दर समय प्राकृतिक सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन करता रहता है और स्वयं भी परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकार धरातल पर परिवर्तन करने वाली शक्तियाँ को 3 भागों में बांटा गया है। हम नेक्स्ट लेक्चर में पृथ्वी पर क्रियाशीलता या परिवर्तनशीलता के स्वरूप के बारे में और परिवर्तन की सार्वभौमिकता के संबंध में चर्चा करेंगे। थैंक यू।